तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, है ना। आज जो हम वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 9 इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2। आज जो हम इस चैनल के थ्रू आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। किसका? क्लास 9 का। क्लास 9 इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने देंगे, जिस चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम क्या है? पीपल एज रिसोर्स। ठीक है, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम क्या है? पीपल एज अ रिसोर्स। ठीक है, चलो ठीक है। पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ना कुछ मीनिंग समझते हैं, है ना। कुछ मीनिंग समझते हैं। क्या मीनिंग समझेंगे हम? पहले रिसोर्स की बात करते हैं। देखो रिसोर्स होता क्या है। देखो रिसोर्स कोई भी ऐसी चीज जो आपकी नीड को फुलफिल कर पा रही है। ठीक है, जो आपकी नीड को फुलफिल कर पा रही है उसको हम क्या कहते हैं? रिसोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिसोर्स कहते हैं। जरा समझाओ क्या रिसोर्स है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मुझे अभी इस चैनल के थ्रू मुझे टीचिंग करने के लिए मेरे पास क्या जरूरी है? एक तो मुझे बोर्ड चाहिए, ऑफ कोर्स लिखूंगा कहाँ? चाहिए बोर्ड। मुझे लिखने के लिए पता ही क्या चाहिए? लिखने के लिए मुझे मार्कर चाहिए। तो क्या मार्कर मेरे ये नीड्स को फुलफिल कर नहीं पा रहा? तो फुलफिल कर मतलब मेरे लिए ये मार्कर और जो मेरे लिए बोर्ड होगा, ये व्हाइट बोर्ड, क्या हो जाएंगे? ये मेरे रिसोर्स हो जाएंगे। तो रिसोर्स क्लियर बात। देखो चैप्टर का नाम है पीपल एज अ रिसोर्स। तो रिसोर्स का मतलब रिसोर्स का मतलब होता है समथिंग that has utility and value। कोई भी ऐसी चीज जिसकी यूटिलिटी होती है एंड वैल्यूज होती है। कोई जैसे कि मैं मार्कर तो खरीद लाया, इसको मैं इसको जब मैं यूटिलाइज करूँ तभी तो मेरे लिए रिसोर्स होगा। देखो हम अपने सराउंडिंग, हमारे सराउंडिंग में कितने सारे रिसोर्सेज होते हैं। क्या सारे रिसोर्सेज मेरे लिए क्या जरूरी है? वो रिसोर्सेज जो मेरे नीड्स को फुलफिल कर पा रहे हैं, है ना। कौन से रिसोर्स जो मेरे नीड्स को फुलफिल कर पा रहे हैं वो हमारे लिए क्या होता है? वो हमारे लिए रिसोर्स होता है। देखो रिसोर्स के काफी सारे टाइप्स होते हैं, है ना। बेसिकली दिया था 3 टाइप्स ऑफ द रिसोर्सेज। एक होता है नेचुरल रिसोर्स होता है, एक होता है ह्यूमन मेड, एक होता है ह्यूमन रिसोर्स। तो आज का जो चैप्टर का हमारा टारगेट क्या है? आज का टारगेट क्या है? पीपल एज अ रिसोर्स हमें इस चैप्टर के अंदर स्टडी करना है। क्या करना है? पीपल एज अ रिसोर्स स्टडी करना है। तो हम जैसे बात करते हैं पीपल एज अ रिसोर्स की, जब हम बात करते हैं किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन होती है वो क्या होती है? किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन होती है एज अ रिसोर्स होती है। रिसोर्स कैसे होती है? किसी कंट्री की जब पॉपुलेशन होती क्या है? लोग होते हैं, है ना। लोग होते हैं। लोग अपने एजुकेशन का, अपने एबिलिटी का यूज करती है, अपने एक्सपीरियंसेस का यूज करती है ना। इन सभी का यूज करके एक न्यू क्या करते हैं? एक न्यू इनोवेटिव आइडियाज बनाते हैं। क्या होता है? एक न्यू इनोवेटिव आइडियाज बनाते हैं। वो जो काम करते हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है किसमें होता है? इकोनॉमिक्स के अंदर होता है उनका जो कंट्रीब्यूशन। देखो कोई भी ह्यूमन अपने नॉलेज का भी, अपने स्किल्स का, ठीक है, अपने एक्सपीरियंसेस का यूज करके क्या करता है? वो वर्क करता है। क्या करता है? वर्क करता है, काम करता है। जब वो काम करता है, वो काम क्या होता है? वहां की उस कंट्री के इकोनॉमिक में उसका क्या होता है? कंट्रीब्यूशन होता है। क्या होता है? इकोनॉमिक के अंदर उसका कंट्रीब्यूशन होता है। तो क्या ये एक पीपल एक एज अ रिसोर्स नहीं है? जैसे रिसोर्स समझा, अरे डॉक्टर्स, टीचर्स, है ना। जैसे हम डॉक्टर्स की बात करें, टीचर्स की बात करते हैं, लॉयर्स की बात करें, एक्सेट्रा काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये जो डॉक्टर्स होते हैं अपने नॉलेज का, अपने स्किल्स का, अपने एक्सपीरियंसेस का यूज करके क्या कुछ लोगों का इलाज नहीं करते? क्या वो इलाज करते? उनका जो हम बोल सकते हैं डॉक्टर जो कंट्रीब्यूशन था इकोनॉमिक्स के अंदर भी तो कंट्रीब्यूशन है ना। तो समझ आए पीपल एज रिसोर्स कैसे? ठीक है, तो यहाँ पे हम जरा बात कर लेते हैं इस चैप्टर को थोड़ा सा। ठीक है, जैसे मैं इंट्रोडक्शन पर समझाता हूँ। इंट्रोडक्शन की मैं बात करता हूँ। जैसे कि पहला पॉइंट, people as resource people as resource people as a resource is a way of referring to a countries working people in terms of, किस टर्म में? in terms of their existing हम बात करें in terms of their existing productive skills and ability।
तो यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी, मैंने बोला पीपल एज अ रिसोर्स, पीपल क्या एक रिसोर्स है, पीपल क्या एक रिसोर्स है, एज अ रिसोर्स इज अ वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्रीज वर्किंग पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटी। तो यहाँ पे क्या है, जब कोई भी लोग क्या करते हैं, अपने एबिलिटी का, अपने स्किल्स का, अपने नॉलेज का यूज करके क्या करते हैं, कुछ प्रोडक्टिविटी वर्क करते हैं। जब कुछ प्रोडक्टिव वर्क करते हैं कंट्री के अंदर, तो उसका क्या रोल होता है, उसका जो रोल होता है इकोनॉमिक के, हम बोल सकते हैं उसका रोल क्या होता है, इकोनॉमिक के अंदर उसका एक रोल होता है। ठीक है, समझ आया? ठीक है, इसी तरह से बात करते हैं एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट। अब उनकी जो एबिलिटी होती है, एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट, एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट, एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू द creation of gross national प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये क्या करता है, एबिलिटी टू, उनकी जो एबिलिटी होती है, कंट्रीब्यूट करता है, अपने एबिलिटी का क्या करता है, इकोनॉमी के अंदर हम उसका कंट्रीब्यूशन करते हैं टू द क्रिएशन की चीज, टू द क्रिएशन ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, है ना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जैसे कि मैं अपने एबिलिटी का, मैं अपने नॉलेज का, अपने स्किल्स का, इन सभी का यूज करके मैं क्या करूँ, एक नया इनोवेटिव चीज इन्वेंट किया। तो इन्वेंट करूँ तो उससे तो दो फायदा मिलेगा, है ना, एक तो दो फायदा मिलेगा, एक तो सोसाइटी के लिए अच्छा होगा, एक तो सोसाइटी, देखो कभी भी कोई भी न्यू आइडिया आता है ना, कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर उसका अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे कि हम बात करते हैं ऑनलाइन एजुकेशन, क्या एक न्यू आइडिया नहीं है, क्यों एक न्यू इनोवेटिव नहीं है, किसी ह्यूमन ही तो सोचा होगा, सही बात, किसी ह्यूमन ही तो सोचा होगा कि चलो हम ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट करते हैं, जिससे हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हम रीच कर सकते हैं। ये भी एक इनोवेटिव आइडिया, कि इनोवेटिव आइडिया एक सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म्स नहीं लाया है ना, एक सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म्स भी लाया, साथ में इसका एक इकोनॉमी के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन भी है ना, साथ में इसके क्या है, इकोनॉमी के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन भी, हमारी इकोनॉमी क्या हुई है, उससे बढ़ी है। ठीक है, समझ आया? तो ये था हमारा, ठीक है। और इसके अंदर हम एक टर्म समझते हैं, इसी के अंदर हम एक टर्म समझते हैं, एक टर्म समझेंगे ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। देखो सबसे एक चीज और समझ लो, किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन होती है, किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन होती है, उनके लिए क्या होती है, एसेट होती है। किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन क्या होती है, एसेट होती है, एज कंपेयर टू लायबिलिटी रेदर देन लायबिलिटीज। किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन क्या होती है, एक एसेट होती है, पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एज एन एसेट। ठीक है, किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन होती है वो वहाँ के लिए क्या होती है, उस कंट्री के लिए एक एसेट होती है, क्या होती है, एसेट की तरह वर्क करती है। ठीक है, चलो इसके नाम एक नया टर्म और एक टर्म और ऐड करते हैं, एक टर्म और समझते हैं जिसको हम समझेंगे ह्यूमन कैपिटल क्या है। क्या समझेंगे, ह्यूमन कैपिटल क्या, अभी समझा दो ह्यूमन कैपिटल क्या है। इसके अंदर एक टर्म समझ वाले, ह्यूमन कैपिटल क्या है, ह्यूमन कैपिटल क्या है। देखो ह्यूमन रिसोर्स तो समझ है, ठीक है। एक तीसरा क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है जब कोई भी पर्सन क्या होता है, जब कोई भी ह्यूमन अपने स्किल्स का, ठीक है, अपने एबिलिटी का, अपने नॉलेज का, हेल्थ का एंड एक्सपीरियंसेस का यूज करके क्या करता है, वो इकोनॉमिक वैल्यूज क्रिएट करता है। क्या करता है, इकोनॉमिक्स, पहले तो कोई काम प्रोडक्टिवली करता है और साथ में इकोनॉमिक वैल्यूज क्रिएट करता है, इसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। ह्यूमन कैपिटल कहते हैं, जैसे एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान लो कोई डॉक्टर है, क्या है, कोई डॉक्टर है। डॉक्टर क्या करेगा, अपने एजुकेशन का यूज करेगा, है ना, अपने एजुकेशन का, ठीक है, एजुकेशन का, अपनी एबिलिटी का क्या करेगा, अपने एबिलिटी का, साथ में क्या करेगा, अपने एबिलिटी का, अपने स्किल्स का, ठीक है, अपने स्किल्स का, साथ में क्या, एजुकेशन का, एबिलिटी का, स्किल्स का, और साथ में क्या, और क्या करेगा, और साथ में क्या करेगा, अपने नॉलेज का, है ना। मतलब एजुकेशन मतलब वही नॉलेज हो गया, एबिलिटी हो गया, स्किल्स हो गया, और अपने एक्सपीरियंसेस का, इन सभी का इस्तेमाल करके वो क्या करता है, इन सभी इस्तेमाल करके आप प्रोडक्टिवली काम नहीं करता है। क्या प्रोडक्टिवली काम करता है, जैसे कि हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जो डॉक्टर ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर्स मोस्टली तुमने देखा होगी, उनके थोड़ा ट्रीटमेंट करने के थोड़े उनको क्या कहते हैं, उनके पास नॉलेज होती है, एक तो उनके पास नॉलेज होती है, स्किल्स होती है, और उनके पास एक्सपीरियंसेस होता है। तो हम जाते हैं डॉक्टर पास, तो हमारा ट्रीटमेंट करता है।
कुछ डॉक्टर होते ही है कि वो जैसे कि हम कुछ बताते हैं उनको कि हमें ये प्रॉब्लम्स, तो हमें प्रॉब्लम्स को समझ के वो थोड़ा अंडरस्टैंड कर पाते, बताते हैं कि हाँ आपको ना ये प्रॉब्लम्स होने के चांसेस है ना। तो क्या होता है, डॉक्टर्स अपने एबिलिटी का यूज कर रहे हैं, अपने एजुकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या अपने एजुकेशन इस्तेमाल करके क्या वो प्रोडक्टिवली वर्क नहीं कर रहा है, क्या वो प्रोडक्टिवली वर्क नहीं कर रहा है, कर रहा है ना, एक प्रोडक्टिवली वर्क भी कर रहा है। साथ में क्या कर रहा है, साथ में क्या कर रहा है, वो इकोनॉमिक वैल्यूज भी ऐड कर रहा है। क्या कर रहा है साथ में, वो इकोनॉमिक वैल्यूज भी ऐड कर रहा है, इकोनॉमिक वैल्यूज भी साथ में क्या कर रहा है, ऐड ऑन कर रहा है। ठीक है, ये हम जरा समझें, यही होता है। क्या होता है, इसी को बोलते हैं हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। ह्यूमन कैपिटल एकदम सिंपल साफ सीधी भाषा की भैया, जब कोई भी ह्यूमन अपने एबिलिटी का, अपने नॉलेज का, अपने स्किल्स का, हेल्थ का, एक्सपीरियंसेस का यूज करके क्या करता है, कुछ प्रोडक्टिवली कोई वर्क करता है। साथ में ह्यूमन मतलब कि साथ में क्या करता है, साथ में वो क्रिएट करता है इकोनॉमिक वैल्यू। साथ में क्या क्रिएट करता है, इकोनॉमिक वैल्यूज क्रिएट करता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। ठीक है, तो जरा इसको भी लिख दिया जाए। Human capital means knowledge, skill, ability, health and experiences। क्या आता है, जब कोई भी पर्सन क्या आता है अपने नॉलेज का, स्किल्स का, अपने नॉलेज का, स्किल्स का क्या करता है, अपने नॉलेज का। देखो किसी पर्सन क्या होता है, नॉलेज होता है, स्किल्स होती है, एबिलिटी होती है, हेल्थ, एक्सपीरियंस, दैट पीपल हैव। पीपल के पास क्या होती है, सारी चीज होती है। क्या होती है, सारी चीजें होती है। ठीक है, पीपल्स के पास क्या होती है, ये सारी चीजें होती है। पीपल के पास क्या होती है, नॉलेज होती है, स्किल्स होती है, एबिलिटी होती है, हेल्थ होती है एंड एक्सपीरियंस दैट पीपल हैव। क्या होती है, दैट पीपल हेल्प। ठीक है, उसके बाद कहता है विच हेल्प देम। क्या होता है, विच हेल्प देम टू वर्क है ना, विच हेल्प देम टू वर्क प्रोडक्टिवली एंड क्रिएट इकोनॉमिक वैल्यूज। क्या, क्रिएट इकोनॉमिक वैल्यूज। ठीक है, समझ आया। तो यहाँ पे सिंपल से क्या है, ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है जब कोई भी पर्सन, जब कोई भी ह्यूमन क्या करता है, अपने स्किल्स का, नॉलेज का, एबिलिटी का, हेल्थ का, एक्सपीरियंस का, इन पीपल वाइज साइज इनका यूज करके क्या करता है, प्रोडक्टिवली वो वर्क करता है। क्या होता है, प्रोडक्टिवली वो वर्क करता है एंड इकोनॉमिक वैल्यूज क्या करता है, क्रिएट करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। देखो फिर ह्यूमन कैपिटल को डेवलप भी तो करना होगा, है ना। अब देखो मैंने ह्यूमन कैपिटल तो समझा दिया, लेकिन ये सारी चीजें डेवलप कैसे होगी, सारी चीजें डेवलप कैसे होगी वो भी हम समझते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे एज अ ह्यूमन कैपिटल को मुझे क्या करना हो, मुझे डेवलप करना हो, तो मुझे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट बेसिकली हम नहीं बोल सकते इन टर्म्स ऑफ मनी, लेकिन हम समझेंगे इन्वेस्टमेंट क्या है। इन्वेस्टमेंट की मुझे एक तो पहले से एक क्या देना पड़ेगा, एक बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देना पड़ेगा। मुझे उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। साथ में मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे एक अच्छा हेल्थ या मेडिकल केयर भी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, मुझे एक मेडिकल केयर भी देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मेडिकल केयर भी देना पड़ेगा। इन सारी चीजों में अगर हम किसी ह्यूमन, इन तीनों को अगर हम किसी ह्यूमन के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तभी जाकर क्या होगा, एज अ ह्यूमन कैपिटल वो डेवलप होगा। कैसा होगा, मैंने क्या समझा, मुझे एज अ ह्यूमन कैपिटल किसी भी ह्यूमंस को डेवलप करना है। देखो किसी भी ह्यूमंस को डेवलप करना है, तो देखो मोस्ट ऑफ दी कंट्रीज की हम बात करें, मोस्टली कंट्री का जो मेजर टारगेट होता है यही तो सेक्टर्स होते हैं। एक अच्छा एजुकेशन, एक अच्छा मेडिकल केयर देंगे। देखो कैसे, क्या समझाने चाह रहे हो। मान लो एक पर्सन है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक कोई पर्सन है, देखो अभी तक खुश है क्योंकि इसकी हेल्थ अभी काफी अच्छी है। ये इसकी हेल्थ कैसी है, गुड है इसके, चलो बढ़िया, गुड है। जब इसकी हेल्थ अच्छी थी ना, तो ये कितना यूनिट, जैसे कि हम बात से प्रोडक्टिविटी की बात करो, मैं इसकी मैं प्रोडक्टिविटी की बात करूँ तो ये क्या कर रहा था ना, 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था। क्या कर रहा था, 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था। जैसे इसकी हेल्थ खराब हो गई, अब इसकी हेल्थ क्या हो गई, खराब हो गया, बेवदास हो गया भैया, क्योंकि इसकी हेल्थ क्या है, खराब है। कैसा है इसकी हेल्थ, बैड हेल्थ है, खराब हो गई। तो खराब हो गई तो तुम्हें पता है
अब ये पहले तो क्या थी, इसकी प्रोडक्टिविटी क्या थी, इसकी जो प्रोडक्टिविटी थी ज्यादा थी, इसकी क्या थी प्रोडक्टिविटी जो थी वो ज्यादा थी। लेकिन जब इसकी हेल्थ खराब थी, इसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इसकी जो प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, सिंपल सी प्रोडक्टिविटी जो हो जाएगी वो कम हो जाएगी। मतलब जब अच्छी हेल्थ थी तो 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था, जैसे ही खराब हेल्थ हुई, जैसे ही खराब हेल्थ हुई तो कितना यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है ये भैया, मानो 60 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है। तो क्या क्या हेल्थ एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर नहीं है ना। जैसे तुम खुद देख लो, है ना, तुम अपने आप को खुद भी एग्जांपल रख के देखना। जैसे कि मैं अपनी ही बात करूँ, जब मेरी कभी कभी हेल्थ खराब हो जाती है, कभी मुझे फीवर्स हो जाते हैं, कफ हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, तो मैं जैसे कि जितना काम मैं अच्छे हेल्थ में कर पा रहा था उतना ज्यादा काम, उतना मेरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, जैसे मैं हेल्थ करता हूँ मेरी जो प्रोडक्टिविटी वो गिर जाती है। तुम सब हर किसी के साथ ऐसा होता है, देख सकते हो। जब भी तुम्हारी हेल्थ अच्छी होगी, तुम देखना कितना ज्यादा एक्टिवली वर्क करो, तुम्हारी जो प्रोडक्टिविटी होती है कितनी ज्यादा होती है। जैसे तुम्हारी हेल्थ है, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। क्या होती है, धीरे धीरे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो हेल्थ एक बड़ा बड़ा फैक्टर है, हाँ है। इसी तरह से क्या होता है, एजुकेशन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखो एजुकेशन देना अलग है, लेकिन बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देना बहुत डिफरेंट है। मैं दोनों में फर्क है। एजुकेशन मिलता है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन मिलना वो ज्यादा अच्छा है। देखो एजुकेशन देना, मेरा एजुकेशन हर किसी का सभी, देखो एक है प्रॉब्लम है हमारे कंट्री, एजुकेशन सबको मिलता है, क्या सभी को बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलते हैं, है ना। तो बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है किसी भी ह्यूमन को एक कैपिटल फॉर्मुलेट करने में, है ना। एज ए किसी कैपिटल को हम किसी ह्यूमन को एज ए कैपिटल फॉर्म करेंगे तो उसमें क्या होता है, एक अच्छा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, ठीक है। उसी तरह से ट्रेनिंग की बात है। देखो ट्रेनिंग का मतलब होता है कोई भी स्किल्स वाले वर्क, जैसे कि कोई वोकेशनल, जैसे हम चीजें स्टडी कराना है, जैसे कोई स्किल्स वाले काम सिखाना, जैसे कि मेजरली ये हमें करना चाहिए वैसे स्कूलों के इम्प्लीमेंट की, हाँ बच्चों के साथ ना, बल्कि जैसे नॉर्मल जो सब्जेक्ट पढ़ा उसके साथ हमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट हमें ऐड ऑन करने चाहिए जो उनके स्किल्स पे वर्क करें। तो ये सारे कुछ होते हैं, ये सारे वो फैक्टर्स होते हैं, जैसे किसी भी एज अ ह्यूमन को कैपिटल हमें क्या करना पड़ता है, कैपिटल फॉर्म करना, तो हमें इन सब चीज़ों पे क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है चलो बढ़िया। तो अब अगला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। अगला टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी इन मैन एंड वुमेन। देखो ये वाला जो टॉपिक है, जरा इसको थोड़ा बेसिक चीजें हम इसके अंदर समझते हैं। मैंने यहाँ पर टॉपिक क्या बोला है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो पहले बात है इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करो जिससे हमें क्या मिले, हमें मिले भैया क्या, प्रॉफिट मिले या पेमेंट मिले, पैसा। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसे करने से इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी करने से जिसको हमें पैसा मिलता है, हम उसको बोलते हैं भैया इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, अभी इसको हम डिटेल में समझेंगे, पहले हम थोड़ा बेसिक ऊपर समझते हैं इसको। तो इसी तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड मैन एंड वुमेन। देखो मैन तो सिंपल बात है, कोई भी मैन अगर किसी भी प्लेस पर या किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी सर्विस देके उसके बाद उसका पेमेंट मिले, तो उसका जो रोल होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में होता है। वुमेन्स का भी ऐसा, देखो वुमेन्स के अंदर ना थोड़ा अलग केस होता है। वुमेन्स के अंदर क्या होता है, देखो दो तरह से वुमेन्स की कैटेगरी को तोड़ देते हैं। एक तो हाउस होल्ड होती है ना, एक तो हाउस होल्ड क्या होती है, एक हाउस होल्ड वुमेन्स होती है, एक होती है जो वर्किंग वुमेन्स होती है। क्या होती है जो वर्किंग वुमेन्स, मतलब क्या है इन, मतलब वर्किंग तो ये भी होती है। अब देखो इन टर्म्स हम कहना चाहते हैं किसी और प्लेस में क्या करिए, वर्क करिए, किसी कंपनी के अंदर वर्क करिए, तो मैं यहाँ पे वर्किंग वुमेन की बात करूँ। देखो एक चीज बताना, इनमें से किस वुमेन का जो रोल होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर होगा, किस वुमेन का। देखो हमारे घरों में सबकी मम्मियाँ होती है ना, सबकी मम्मी होती है। सबकी मम्मी क्या करती है, घरों का काम करती है, जैसे कि खाना बनाना, कपड़े धोना, बच्चों की केयर करना, है ना, जैसे घरों की साफ सफाई करना। क्या ये जो सारे काम करते हैं, क्या उनके पहले उनको कुछ पे करते हैं क्या, जरा समझो। क्या हमारी मम्मी जो भी घर में काम करती है, क्या उसके पहले हम उनको कुछ पेमेंट करते हैं, नहीं। उनके पहले क्या करते हैं, पेमेंट। अगर वही काम हमारी मम्मी किसी और जगह करती तो क्या उन सर्विस की जगह उनको पेमेंट नहीं मिलती। तो इसलिए क्या होता है, जो हाउस होल्ड जो वुमेन्स होती है उनका ना इकोनॉमिक एक्टिविटी, देखो काम तो है, काम में कोई दिक्कत नहीं, काम तो ये वो इकोनॉमिक एक्टिविटी लगेगा, लेकिन उनका ना इकोनॉमिक के अंदर क्या नहीं होगा, उनका इकोनॉमिक के अंदर कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि उनको उन काम के बदले क्या नहीं मिल रही है, पेमेंट नहीं मिल रही। जो पेमेंट मिलती है उनका कोई इकोनॉमिक के अंदर रोल नहीं होगा। लेकिन दूसरी साइड
अगर कोई वर्किंग वुमेन है, जैसे किसी कंपनी के अंदर वर्क कर रही है, किसी भी जगह पर वर्क कर रही है ना, बेसिकली एक सर्विस दे रही है, और सर्विस के पहले क्या मिले, उनको पेमेंट मिले, तो उनका जो रोल होता है क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर होता है। पहले बताओ, इतनी चीजें समझ आई है ना, काफी ईजी थी, ठीक है। इसको थोड़ा और अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है, और अच्छे से डिटेल में इसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करता हूं, इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज classified into 3 मेन सेक्टर। हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को ना हमने 3 मेन सेक्टर में के अंदर डिवाइड कर दिया। कौन कौन से 3 मेन सेक्टर जरा समझते हैं, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। क्या ये 3 मेन सेक्टर नहीं है? देखो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर बेसिकली 3 सेक्टर्स हैं। पहला क्या है? पहला भैया प्राइमरी, दूसरा क्या है सेकेंडरी, तीसरा क्या है यहाँ पे टर्सरी, ठीक है। तीनों में फर्क जरा बताओ, तीनों पर अरे बताते हैं। देखो प्राइमरी एक्टिविटी दोज एक्टिविटी विच इज डायरेक्टली इन लिंक विद नेचर। ऐसा कोई भी काम अगर वो नेचर के साथ जुड़ा हुआ है, अगर कोई ऐसा आप कोई एक्टिविटी ऐसी कोई परफॉर्म करे जिसका डायरेक्ट लिंक नेचर के साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं भैया, उसको हम कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटी। क्या कहते हैं समझ आया? बहुत सिंपल है। प्राइमरी एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी जिसका डायरेक्ट लिंक हो नेचर के साथ। क्या डायरेक्ट लिंक हो? जैसे एग्जांपल हो गया, जैसे कि फार्मिंग, खेती करता हो, क्या डायरेक्ट नेचर के साथ लिंक नहीं? फिशिंग, और भी डायरेक्ट नेचर के साथ लिंक है, ऑफ कोर्स सी बात है। इसी तरह से बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री, ये भी क्या है डायरेक्ट नेचर के साथ लिंक है। तो ये जो मैंने एग्जांपल दिए सारी चीजें क्या, जैसे कि माइनिंग होगी, ये भी तो है, माइनिंग भी तो क्या है, नेचर के साथ लिंक्ड है। तो ये जो सारी एक्टिविटी मैंने जो एग्जांपल दिए, सारी एक्टिविटी किससे लिंक्ड है, वो भैया प्राइमरी एक्टिविटी में थी। क्लियर हुआ? फिर सेकेंडरी एक्टिविटी क्या है? देखो सेकेंडरी एक्टिविटी वह एक्टिविटी जिसका डायरेक्ट लिंक होता है मैन्युफैक्चरिंग के साथ, ठीक है, जैसे कि जिसका डायरेक्ट लिंक होता है मैन्युफैक्चरिंग के साथ, वो कौन सी एक्टिविटी हो जाती है हमारी? सेकेंडरी एक्टिविटी जाती है। कौन सी? जैसे समझो, मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मैंने एक फैक्ट्री सेटअप की, मैंने एक फैक्ट्री बिस्किट बनाई, चलो बिस्किट बनाई, मैंने कोई फैक्ट्री सेटअप कर ली, उसके लिए मुझे रॉ मटेरियल कहाँ से लगेगा? रॉ मटेरियल लगेगा मुझे भैया प्राइमरी। देखो याद रखना, सेकेंडरी के अंदर जो रॉ मटेरियल जो अवेलेबिलिटी होती है कहाँ से मिलती है भैया? प्राइमरी से मिलती है। तो कहीं ना कहीं भैया लिंक है, तीनों सेक्टर आपस में लिंक तो है, ठीक है। तो हमें क्या लेगा, मुझे वीट चाहिए है ना, वीट चाहिए, तो वीट के लिए मैं क्या करूँगा, प्राइमरी सेक्टर से लूंगा, प्राइमरी सेक्टर से वीट लाने पर उसको मैं प्रोसेसिंग करूंगा और मैं बिस्किट बनाऊंगा। तो क्या है, मेरी बिस्किट बनाना मेरा क्या है, वो है मेरा सेकेंडरी एक्टिविटी। उसी बिस्किट को जब मेरा बिस्किट तैयार हो जाएगा, उसमें मुझे मार्केट में बेचना, उसको मुझे ट्रांसपोर्टेशन करना है, मुझे उसको मार्केट में सोल्ड करना है, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें मैंने एक्टिविटी बोली है, वो सारी एक्टिविटी कौन सी रहेगी? टर्सरी। टर्सरी एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी क्या होती है जो इट इज अ सर्विस सेक्टर हम इसे बोलते हैं। जैसे नॉर्मली अगर हम टर्सरी को और नॉर्मली बोलते हैं, हम इसे सर्विस सेक्टर के नाम से जाते हैं। जो प्राइमरी और सेकेंडरी को क्या करती है? सर्विस प्रोवाइड करती है। जो क्या करती है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर क्या करती है? सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। जरा लिख लेते हैं, प्राइमरी एक्टिविटी प्राइमरी एक्टिविटी की बात नहीं, प्राइमरी सेक्टर, डायरेक्टली लिंक विद नेचर। कोई भी ऐसा काम जो डायरेक्टली किसी आता हो नेचर के साथ लिंक्ड हो, क्या हो, नेचर के साथ लिंक्ड हो। जैसे कि इसके अंदर एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे मैं इसके अंदर क्या क्या एग्जांपल लिख सकता हूँ, मैंने लिखा जैसे कि फिशिंग हो गई, क्या हो गई? फिशिंग हो गई। हम बात करें यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री भी हो गई, है ना, एनिमल हस्बेंड्री हो गई। इसके अलावा मैंने बोला फार्मिंग, है ना, इसके अलावा फार्मिंग भी इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? इंक्लूड कर सकते हैं। एंड मैंने बोला जैसे कि फार्मिंग हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गई, जैसे कि मैंने बोला था माइनिंग, ठीक है, माइनिंग एक्सेट्रा, ये सारी चीजें इसके अंदर क्या हो जाएगी? इंक्लूड हो जाएगी। फिर सेकेंडरी क्या मैंने बोला? सेकेंडरी है भैया मैन्युफैक्चरिंग। सेकेंडरी क्या है? मैन्युफैक्चरिंग वाली हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मैन्युफैक्चरिंग वाली हो जाएगी। टर्सरी क्या है? बेसिकली इट इज अ सर्विस सेक्टर, इट इज अ सर्विस
सेक्टर। क्या एक सर्विस सेक्टर है जो क्या करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी को सर्विस प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल जैसे कि हम बात किया, हमने एग्जाम्पल हम बात करते हैं, ट्रेड हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया है, हम बात करते हैं एजुकेशन हो गया है ना, ये भी एक क्या है, सर्विस सेक्टर है। या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हो गए, एग्जाम्पल कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हम इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि बैंक्स हो गए, है ना, बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, ठीक है, एक्सेट्रा। दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ टर्सरी सेक्टर, ठीक है, इसमें क्लियर हुआ, ठीक है। इन्हीं तीनों सेक्टर को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, इस चीज को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, मैंने बोला इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्लासिफाइड इनटू 3 मेन, हमने सेक्टर के यहाँ पे हमने बोला कि उसको 3 सेक्टर के अंदर हमने तोड़ दिया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है। प्राइमरी भैया ऐसा कोई भी काम जिसका नेचर के साथ लिंक हो वो हो गया प्राइमरी। सेकेंडरी जो मैन्युफैक्चरिंग के साथ जिसका लिंक हो गया। टर्सरी का मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो सर्विस रिलेटेड हो, बस जो कौन सी हो, जो सर्विस रिलेटेड वाली होती है वो हमारी कौन सी आती है, वो हमारी होती है टर्सरी वाली होती है, ठीक है। चलो इसको और हम आगे और थोड़ा समझते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ इकोनॉमिक एक्टिविटी के ना 2 पार्ट्स हैं। क्या है, 2 पार्ट्स हैं। 2 पार्ट्स कौन से भैया, एक पार्ट होता है, ये दूसरा पार्ट होता है। तो पहला पार्ट क्या है, एक होता है मार्केट एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी, मार्केट एक्टिविटी होती है, ठीक है, एक तो मार्केट एक्टिविटी हो गई। दूसरा कौन सा होता है, एक होता है नॉन मार्केट एक्टिविटी। क्या होता है, नॉन मार्केट एक्टिविटी होती है, ठीक है। अरे जरा समझाओ, अभी समझाता हूँ क्या है। देखो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसको परफॉर्म करने से आपको पेमेंट मिल रही है या प्रॉफिट हो, ठीक है, एनी एक्टिविटी टू परफॉर्म, कोई भी एक्टिविटी अगर तुम परफॉर्म कर रहे हो फॉर पे या प्रॉफिट, या पेमेंट के लिए या प्रॉफिट के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मार्केट एक्टिविटी कहते हैं। जरा जैसे कि हम बात करें इसके अंदर हम चीजें इंक्लूड करते थे, दिस इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जैसे कि मेरी कोई फैक्ट्री, मेरी XYZ कोई भी लिमिटेड कोई कंपनी है, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी कोई भी XYZ कोई भी एक मेरा कंपनी है, मेरी कंपनी, मैं क्या बनाता हूँ, चलो मैं बनाता हूँ इस पर पेन। क्या बनाता हूँ मैं, पेन की मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। पेन जो मैं बना रहा हूँ उसको मैं क्या कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, मैं इसको सोल्ड कर रहा हूँ। सोल्ड करके मैं इससे क्या कमा रहा हूँ भैया, मैं कमा रहा हूँ प्रॉफिट। क्या कमा रहा हूँ, प्रॉफिट। तो ये जो प्रॉफिट मैंने कमाया ना, यही क्या होती है, हमारी मार्केट एक्टिविटी थी। क्या होती है, यही मेरी मार्केट एक्टिविटी होती है। चलो ठीक है, अगर जरा समझे, अब मान लो मेरी पेन बनाने की फैक्ट्री थी। अब मैं पेन को ना बेच नहीं रहा हूँ, मैं पेन को ना बेच नहीं रहा हूँ, मैं इसका सेल्फ कंजप्शन कर रहा हूँ, मैं खुद के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्या मैं खुद के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे नहीं बेचना है, मैंने ऐसा बोल दिया, ठीक है। जब कोई भी जैसे कि नॉन मार्केट एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी जिसको परफॉर्म करने से तुम्हें, जब हम कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हम सेल्फ कंजप्शन के लिए, मैं क्या करता हूँ, मैं सेल्फ कंजप्शन के लिए मैं परफॉर्म करता हूँ, तो मेरे लिए क्या हो जाती है, वो मेरे लिए हो जाती है भैया नॉन मार्केट एक्टिविटी। क्लियर हुआ, बात बता देता हूँ। मार्केट और नॉन मार्केट एक्टिविटी में क्या डिफरेंस है। मार्केट एक्टिविटी कोई भी ऐसी एक्टिविटी, क्या होती है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसको परफॉर्म करने से क्या मिलती है, जिसको हम परफॉर्म करते हैं फॉर पे या प्रॉफिट के। जैसे इसमें एग्जांपल है, मैंने मेरी पेन XYZ कोई भी मेरी मतलब मान लो कि कंपनी में पेन प्रोड्यूस करता हूँ, तो मैं जो मेरी पेन जो प्रोड्यूस कर रहा हूँ उसको मैं सोल्ड करता हूँ, सोल्ड करने से मुझे क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट मिला, तो ये तो डायरेक्ट लिंक हो गया किसका, मार्केट के। लेकिन अगर उसी पैन को मैं बेचने की जगह मैं उसका सेल्फ कंजप्शन करूँ, ठीक है, मैं खुद इस्तेमाल करूंगा भैया, मेरी मर्जी, ठीक है, मैं नहीं बेच रहा, तो जो सेल्फ कंजप्शन मैंने इस्तेमाल किया वो क्या जाती मेरी, हो जाती मेरी सेल्फ कंजप्शन जो होती है वो नॉन मार्केट एक्टिविटी होती है। बताओ क्लियर हुआ है ना, इजी था, ठीक है। तो इसको जरा नोट करवा देते हैं। तो यहाँ पे मार्केट एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी परफॉर्म्ड फॉर पे, परफॉर्म फॉर पे, ठीक है, परफॉर्म फॉर पे और प्रॉफिट। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इंक्लूड्स, दिस इंक्लूड्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड
सर्विसेज। मैंने बता दिया क्या, नॉन मार्केट एक्टिविटी, ठीक है। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, ठीक है। चलो ये चीज समझ आ गई, ठीक है। अब हम आगे टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा आता है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। कौन सा टॉपिक आता है? क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन की हम बात करने जा रहे हैं। देखो, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन बेसिकली दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। किसी भी कंट्री की हम बात करते हैं, पहला आता है भैया अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन, एक तो एजुकेशन आ गया, एक आता है क्या, एक आता है भैया हेल्थ केयर। क्या होता है? हेल्थ। देखो, किसी कंट्री की पॉपुलेशन की क्वालिटी को हमें डेवलप करना तो हमें दो सेक्टर के ऊपर अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, है ना। तो तुमने देखा हो जैसे कि हम जापान की बात कर लेते हैं या बाकी हम यूएसए कंट्री की मैं बात कर लेता हूँ, ऐसे काफ़ी सारे जो कंट्री जैसे चाइना, ये वो कंट्रीज जो ना अपने पॉपुलेशन की क्वालिटी को डेवलप करने के लिए एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर ऊपर बहुत ज़्यादा अपने जीडीपी का, क्या बोलते हैं, जीडीपी का लगभग 10% से तो ज़्यादा पैसा क्या करते हैं इन सेक्टर के ऊपर क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि हमारी इंडिया भी क्या करती है, हमारी इंडिया भी एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ सेक्टर पर क्या करती है, खर्चा करती है ना। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर पॉपुलेशन की क्वालिटी इंप्रूव करना है तो हमें दो सेक्टर क्या करना पड़ेंगे, दो सेक्टर पे वर्क करना पड़ेगा। तो एजुकेशन हो गया, एक दूसरा हो गया हेल्थ हो गया, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन एजुकेशन एंड हेल्थ। किसके ऊपर डिपेंड करती है? एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करती है और हेल्थ के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, समझ आएगा, ठीक। तो ये क्या होते हैं, अगर कोई भी पर्सन को अच्छा एजुकेशन दे, अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करे तो उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, एक तो भैया अच्छी प्रोडक्टिविटी करेगा, और फिर कहते हैं एक अच्छी क्या करेगा, एक अच्छी प्रोडक्टिविटी करेगा। साथ में क्या करेगा, अगर उसकी अच्छी हेल्थ, अगर हम हर पर्सन को एक अच्छा हेल्थ प्रोवाइड करें तो क्या होगा, उसकी जो काम करने की जो एफिशिएंसी होगी, उसके काम करने की जो प्रोडक्टिविटी होगी क्या होगी, ज़्यादा रहेगी। क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी, ठीक है, समझ आया। तो किसी भी पर्सन की काम करने की प्रोडक्टिविटी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, ठीक है। चलो समझ आया, तो उसको हम समझते हैं। तो पहला हम समझेंगे एजुकेशन, पहले तो बात कर लेते हैं, पहले क्या समझेंगे हम, एजुकेशन की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। एजुकेशन का क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट रोल। एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशन जो होता है किसी भी कंट्री की जो ह्यूमन जो रिसोर्स होती है, किसी कंट्री की जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं उसको क्या करते हैं, इंप्रूव करती है। तो हम बोलते हैं एजुकेशन improves the quality of human resource। क्या करती है, ह्यूमन रिसोर्स को क्या करती है, डेवलप करती है। एक कोई भी पर्सन क्या करता है, एजुकेटेड जो पर्सन, देखो दो तरह के पर्सन तो होते हैं, एक तो अनएजुकेटेड, एक तो एजुकेटेड। देखो तुमने मोस्ट ऑफ द टाइम तुमने देखोगे जो एजुकेटेड जो पर्सन होता है वो सबसे ज़्यादा इनोवेटिव होते हैं। वो क्या होता है, इनोवेटिव मतलब हर काम में क्या है, एक नया आइडिया लेकर आते हैं, क्या होता है, एक नया आइडिया लेकर आते हैं। वही क्या होता है कि अनएजुकेटेड पर्सन हो तो भाई उसको जितना बोले उतना ही करता है, ठीक है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, एक एजुकेटेड जो पर्सन होता है, जो उसको जो वो काम करता है उसके लिए उसको पे मिलती है, वो क्या होती है, हायर पेमेंट मिलती है ना। जो एजुकेटेड पर्सन दोनों वर्क करते हैं, मतलब कि एज कम्पेयर टू जो अनएजुकेटेड पर्सन होते हैं उसके कंपेयर में जो एजुकेटेड जो पर्सन होता है उसको जो सैलरी मिलती है, उसको जो पे मिलती है, उसके काम के लिए क्या होती है, ज़्यादा मिलती है। क्या मिलती है, ज़्यादा मिलती है, ठीक है, समझ आया इतना, ओके। और यहाँ पे हम समझते हैं, तो हाँ, जैसे कि हम बात कर रहे थे एजुकेशन की, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। देखो अच्छा बेटर कर, देखो फर्क है भाई, क्या एजुकेशन मिलना अलग है, बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलना अलग है। तो भैया कोई भी
कोई भी बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ही क्या कर सकता है, किसी ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप कर सकता है। जैसे कि जो एक एजुकेटेड होते हैं, जैसे कि जो एजुकेटेड पीपल होते हैं, तो एजुकेटेड पीपल कैन अर्न हाई इनकम। जो एक पढ़ा लिखा आदमी होता है वो क्या करता है, जो अनएजुकेटेड उसके कंपेयर में थोड़ा ज्यादा इनकम तो कमाता है, अर्न हायर इनकम। ठीक है, ये भी समझिए। ठीक है, और क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक्स, कंट्रीब्यूट इन इकोनॉमिक्स। क्या होता है, जो एजुकेटेड पीपल होते हैं क्या होता है, उनका कंट्रीब्यूशन होता है। तो कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमिक के अंदर उनका क्या होता है, उनका कंट्रीब्यूशन होता है। साथ में क्या करते हैं, मतलब कि इनोवेटिव या न्यू आइडिया, इनोवेटिव आइडिया डेवलप, इनोवेटिव आइडिया। ठीक है, अभी ये समझेंगे। उसके बाद क्या होता है, जैसे कि हमने देख लिया, एक तो ऑन हायर इनकम। ठीक है, जो एजुकेटेड पीपल है कैन हायर इनकम, कैन कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स इनोवेटिव आइडियाज। ठीक है, क्या होता है, इनोवेटिव आइडियाज होते हैं। ठीक है, ये भी हमने समझ लिया। उसके बाद कहता है इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, है ना, क्या कर सकता है वो, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करते हैं, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। ठीक है, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर सकते हैं। इसका कोई अच्छे से एग्जांपल सुनो। जैसे कि पता है, जैसे कि हम बात करते हैं 1960 से पहले हमारे इंडिया के अंदर क्या था, जैसे कि हमें पता है कि आफ्टर जब अंग्रेज हमारे इंडिया से, जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंस हुई थी 1947 में, तो जब अंग्रेज हमारे कंट्री को जब छोड़ के गए थे, तो उन्होंने हमारे प्राइमरी सेक्टर को कितनी बुरी तरह से उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था। बहुत सारे टैक्सेस की, बहुत सारे रीजन थे, टैक्सेस थे उनके द्वारा क्या बनाए गए जैसे एग्रीमेंट थे, जैसे कि वो जबरदस्ती क्या करते थे कि नील की खेती के लिए फार्मर्स के ऊपर क्या करते थे, जबरदस्ती उन पर प्रेशर डालते थे, जिससे तो ये बहुत सारे ऐसे कुछ रीजन थे जिनकी वजह से हमारी हो गई थी, हमारी जो एग्रीकल्चर जो सेक्टर था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करा। तो यहाँ पे हम बात करें, जैसे कि हमारे कंट्री के अंदर 1960 से पहले जब भी कोई भी प्रोडक्टिविटी होती थी फूड्स के रेंज के अंदर, तो क्या आते थे, काफ़ी कम लेवल, क्योंकि हम कौन सी फार्मिंग यूज़ करते थे, ट्रेडिशनल, जिसके अंदर होता था कि भैया जैसे हम बारिश के ऊपर डिपेंड्स हैं, बारिश होगी तो अच्छी खेती होगी। एक तो होता था सॉइल की फर्टिलिटीज पे, जैसे सॉइल की फर्टिलिटी, जैसे कि हम पहले क्या था, मैन्योर्स यूज करते थे सॉइल के अंदर फर्टिलिटीज को डेवलप करने के लिए, तो ये किया था। तो ये जो ट्रेडिशन जो हम क्रॉपिंग्स करते हैं, ट्रेडिशन जो फार्मिंग करते हैं, उसके अंदर ना जो प्रोडक्टिविटी थी काफी कम थी, लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम क्या थी, भैया हमारी तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारी जो संख्या तो बढ़ रही है, तो भैया हमें साथ में क्या करनी चाहिए, हमें साथ में करने का कहीं ना कहीं हमें अपने प्रोडक्ट जो फूड के लिए जो प्रोडक्ट उसको भी इंक्रीज करने की जरूरत है। लेकिन प्रॉब्लम था, तो एक बात बताओ, कोई ह्यूमन ही तो आया होगा, उन्होंने 1960 में क्या किया, उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए। ग्रीन रेवोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न फार्मिंग मेथड के नाम से भी हम जानते हैं। उसी को कहते हैं, जैसे ग्रीन जो रेवोल्यूशन हुआ था उसे मॉडर्न फार्मिंग मेथड के नाम से थे, जिसके अंदर उन्होंने HYV सीड्स को डेवलप किया, इरिगेशन के न्यू मेथड्स लेके आए, जैसे कि उन्होंने मशीनरी लेके आए फार्मिंग के अंदर। तो इससे क्या हुआ, इसके बाद हमारी जो कंट्री के अंदर जो फूड ग्रेन के अंदर जो प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हुई। तो ह्यूमंस क्या करता है, बेसिक समझाने का कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिकली ह्यूमंस ही क्या करता है, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया होगा, उसको रिसर्च किया होगा, उसके पास अपना एक्सपीरियंस लगा, अपना एजुकेशन लगा, अपने नॉलेज का इस्तेमाल किया, अपने स्किल्स का इस्तेमाल किया, इन सभी का इस्तेमाल कर उसने बोला कि ठीक है यार, इसका ना एक ही सोल्यूशन है। वो सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन है भैया हमें ना कहीं ग्रीन रेवोल्यूशन करनी जरूरत है, हमें एक मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम हमें डेवलप करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये क्या है, कोई भी ह्यूमन अपने नॉलेज का इस्तेमाल करता है ना, नॉलेज इस्तेमाल करके चीजें क्या करता है, चीजों को रिजॉल्व करता है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसी तरह से एजुकेशन भी एक इंपॉर्टेंट है, जो एजुकेटेड पीपल होता है अर्न हाई इनकम। ठीक है, कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिक्स इन कंट्रीब्यूशन होता है, इनोवेटिव आइडियाज, जैसे इनोवेटिव आइडियाज था, है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन के इनोवेटिव आइडियाज है, इंप्रूव प्रोडक्ट के अंदर क्या आता है, इंप्रूवमेंट्स हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इसी का और थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं एजुकेशन को बेटर करने के लिए गवर्नमेंट ने 2 स्कीम लॉन्च की, जैसे कि हम एनसीईआरटी का बोलते हैं, एनसीईआरटी के 2 स्कीम्स की बात करते हैं। एक तो है सर्व शिक्षा अभियान, एक तो ये वाली स्कीम्स है। एंड दूसरी स्कीम्स कौन सी आती है, दूसरी साइड जो आती है मिड डे मील स्कीम। कौन सी स्कीम है, मिड डे मील। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सर्व शिक्षा अभियान और मिड डे मील स्कीम क्या किया, इंडिया के अंदर लॉन्च किया। क्या किया, ये 2 स्कीम क्या किया, लॉन्च किया। दोनों स्कीम का पर्पस क्या है जरा समझते हैं। अगर मैं सर्व शिक्षा अभियान की बात करते क्या था, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था। क्या था ये,
फ्लैगशिप प्रोग्राम था। कौन सा प्रोग्राम था ये? फ्लैगशिप प्रोग्राम था, ठीक है, फ्लैगशिप प्रोग्राम था, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। दूसरा यहाँ पे पॉइंट बात करूँ तो ये लॉन्च कब हुआ था, जैसे मैं इसके अंदर एक पॉइंट की बात करूँ, ठीक है, क्या था? प्रोग्राम था, ठीक है। इसे लॉन्च किया गया था इंडिया के अंदर 2001 में। कब लॉन्च किया गया इसे? 2001 में। इसका इसका एम क्या था? इसका एम क्या था? प्रोवाइड अ एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, प्रोवाइड अ, बेसिकली क्या था इसका एम था? प्रोवाइड अ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो प्रोवाइड्स अ यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, एक मतलब कि एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करना। क्या करना? प्रोवाइड करना, ठीक है। किनको प्रोवाइड करना एलिमेंट्री एजुकेशन? मतलब कि दो चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 16 to 14, जिन बच्चों की एज 6 से लेके 14 साल तक के बीच में है, जिन बच्चों 16 to 14 के बीच में अगर कोई भी स्टूडेंट इन एज के अंदर लाया करता है तो उनको क्या दिया जाएगा? उनको दिया जाएगा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। फ्री एंड उनके लिए क्या था? ये कंपलसरी एजुकेशन था, कंपलसरी एजुकेशन था, ठीक है। हमारी कंट्री ने बोला यार अब देखो एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, तो हमारी गवर्नमेंट ने हमें कुछ ऐसे स्कीम्स लेके आने पड़ेंगे जिसमें हमें एजुकेशन को हमें क्या करना पड़ेगा? बच्चों के अंदर हमें डेवलप होना पड़ेगा। तो एक हम क्या लेके आए स्कीम था? सर्व शिक्षा अभियान। ये था क्या? एक बेसिकली फ्लैगशिप प्रोग्राम था, ठीक है, फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पोस्ट लॉन्च किया। इसको लॉन्च किया 2001 में। क्या किया? इसका बेसिक पर्पस था प्रोवाइड अ यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, जो प्राइमरी एजुकेशन होती है, जैसे कि फर्स्ट जैसे नर्सरी टू जैसे हम बात करते हैं 5th क्लास तक की जो एजुकेशन जो दी जाती है वो होती है प्राइमरी एजुकेशन, उसी को बोलते हैं, या तो हम बोलते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन। इन्होंने बोला मतलब जैसे कि 6, 7, 8 इनको भी हम इंक्लूड कर लेंगे। तो कोई भी बच्चा अगर 6 से लेकर 14 साल तक की एज में है, कोई भी स्टूडेंट या कोई भी चिल्ड्रन बिटवीन एज ऑफ 6 to 14 एज में क्या करता है? लाया करता है, उसको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन क्या दिया जाएगा? इसलिए तुमने देखा होगा ये गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर क्या देता है, जो 6 साल से 14 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनसे कोई फीस चार्ज नहीं करते, है ना, तुमने देखा होगा। उनको साथ में क्या होता है? पढ़ने के लिए उनको पैसा भी देता है, उनको बुक्स के लिए पैसे, उनको कॉपीज के लिए, ड्रेस के लिए भी उनको पैसे मिलते हैं, क्योंकि ये क्या है? हमारा एम है, ये सर्व शिक्षा अभियान यही था, ठीक है। क्लियर हुआ? सर्व शिक्षा अभियान क्या था? ठीक है। अब जरा मिड डे मील हम की बात करते हैं, तो मिड डे मील, ठीक है, एक था मिड डे मील स्कीम। कौन सा था? मिड डे मील स्कीम, मिड डे मील स्कीम। देखो ये भी स्कीम करने कहीं इसकी ना मतलब ये वाली स्कीम ना दो चीजों को प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता था, ठीक है। देखो दिक्कत क्या थी हमारे इंडिया के अंदर ना, देखो दिक्कत ये थी कि बच्चे ना, देखो पहले जब हमारे इंडिया के अंदर एजुकेशन तो फ्री था, बच्चे लेकिन एजुकेशन लेने जाते नहीं थे स्कूल। देखो प्रॉब्लम्स क्या थी, हमें पता है कि हमारे इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, हमारी पॉपुलेशन बहुत सी ऐसी पॉपुलेशन है जिनकी इकोनॉमिक जैसे उनकी जैसे मैं फाइनेंशियल कंडीशन की बात तो काफ़ी ज़्यादा खराब है, ठीक है। जैसे किसी फैमिली के अंदर अगर मतलब कि 3 बच्चे, तो वहाँ पर किसी फैमिली के अंदर ऐसी कंडीशन होती है कि तीनों बच्चों को ना काम पर जाना पड़ता है, क्योंकि भैया कमाएंगे तभी तो खाना तो जरूरी है ना। फूड एक सबसे एसेंशियल बोला जाता है, ठीक है, एसेंशियल रिसोर्स के अंदर काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि देखो हमारे कंट्री में दो बड़ी बिग प्रॉब्लम्स हमें दिख रही थी। क्या बड़ी प्रॉब्लम देख रही थी? एक तो भैया बच्चे ना जो थे वो स्कूल नहीं जाते। ना जाने का रीज़न क्या था कि ना जाने रीज़न ये था कि अगर वो स्कूल जाएंगे तो भैया स्कूल जाएंगे तो वहाँ पर अगर स्कूल जाएंगे तो भैया उनके खाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि उनकी फैमिली के अंदर जब वो काम करने जाते थे जो कमा के लाते उससे खाना खाते थे। अगर वो बच्चे स्कूल जाने लग गए तो फिर खाना खाते, एक तो बड़ी प्रॉब्लम हमारी कंट्री के अंदर ये भी थी। तो हमारे गवर्नमेंट ने सोचा ये तो यार बहुत बुरा है ना, इसको तो कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा, इसको कुछ। तो गवर्नमेंट ने बोला चलो एक स्कीम लॉन्च करते हैं। देखो सबसे पहले ये स्कीम ना तमिलनाडु के अंदर लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हमने एक स्कीम लेके आएंगे, उन्होंने बोला मिड डे मील स्कीम। देखो बच्चे अगर पढ़ने के बहाने लेकिन खाने के बहाने तो जाएंगे। बहुत से ऐसे हमारे इंडिया के बच्चे हैं, है ना, जैसे हम बात करते हैं बहुत से ऐसे जगह थे जो कि पढ़ने की जगह खाने के लिए तो जाएंगे। अगर बच्चे अगर खाने के बहाने स्कूल आएंगे तो स्कूल में रुकेंगे नहीं,
स्कूल में रुकेंगे तो क्लास में बैठेंगे, क्लास में बैठे तो क्लास में बैठेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे। देखो अब सब जगह प्रॉब्लम्स अलग है, जरूरी नहीं कि क्लास के अंदर कोई बैठा हो, कोई स्टूडेंट बैठा हो तो जरूरी नहीं कि उसको 100% जो भी टीचर्स ने पढ़ाया सब दिमाग, लेकिन एटलीस्ट 20 से 30% तो दिमाग में जाएगा, कुछ तो नॉलेज घुसेगी दिमाग के अंदर से। एक तो ये भी प्रॉब्लम में जोड़ गई थी। एक तो बच्चे क्या करते हैं कि भैया वो ना काम के चक्कर में स्कूल आते भी नहीं थे, स्कूल भी नहीं आते थे, जिससे हमने देखा अटेंडेंस के काफी शॉर्टेज हमें देखने मिल लेते हैं, स्टूडेंट के बीच में कोई रिटेंशन नहीं थी। तो हमने बोला ठीक है यार, इस स्कीम से ना 2 प्रॉब्लम्स हो गई। एक तो भैया न्यूट्रिशन लेवल सॉल्व हो गया ना, बच्चों को क्या देने लगे, मतलब जो चिल्ड्रन थे, जो बच्चे थे, उनको ना क्या देने लगे, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड होने लगे, उनके जो न्यूट्रिशन लेवल कम था वो भी इंप्रूवमेंट होने लग गया। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जो बच्चे रेगुलर बेसिस स्कूल नहीं आते वो भी रेगुलर बेसिस पर स्कूल आने लग गए, है ना। इससे क्या होगा, जो बच्चे रेगुलर बेसिस स्कूल आते वो भी स्कूल आने लग गए। तो ये बात करते हैं, ये वाला जो था ये लॉन्च कर दिया, देखो गवर्नमेंट अभी लॉन्च कर दिया, लॉन्च किया, ठीक है, लॉन्च इसे किया 1995 में, ठीक है। इसे लॉन्च कब किया गया, इस वाले जो स्कीम था गवर्नमेंट ने इसे 1995 के अंदर लॉन्च किया। इसका एम क्या था, इसका हम बात करते हैं, एम क्या था, प्रोवाइड्स आ फ्री फूड who is studying free food who is studying in government school and government aided school, ठीक है। अगर कोई भी बच्चा किसी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ता है तो उसको फ्री फूड दिया जाएगा, मतलब फ्री क्या दिया जाएगा, खाना दिया जाएगा, ठीक है। इससे क्या प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो रही थी, एक तो सॉल्व हो रही थी कि भैया न्यूट्रिशन लेवल क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, इंप्रूव इन न्यूट्रिशन लेवल इन चिल्ड्रन, ठीक है। तो एक तो भैया इंप्रूव इन न्यूट्रिशन की कमी थी बच्चों के अंदर, उसको इंप्रूव करना था न्यूट्रिशन लेवल, ठीक है। ये भी हमें समझ आ गया, ओके। और क्या थे स्कीम के फायदे, और स्कीम के फायदे क्या थे, अगर मैं फायदे की बात, तो इससे क्या हो रहा था, इससे हो रहा था कि जो बच्चे थे, है ना, जो बच्चे डेली बेसिस पे स्कूल नहीं आ रहे थे वो भी क्या आने लग गए, रेगुलर बेसिस पे स्कूल आने लगे, कैम टू स्कूल ऑन रेगुलर, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इम्प्रूव्स इन अटेंडेंस। इससे क्या हुआ भैया, इम्प्रूव्स इन अटेंडेंस, ठीक है, अटेंडेंस एंड रिटेंशन। तो बोल सकते हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू चलाए गए जो 2 स्कीम थे, कहीं के एजुकेशन को इम्प्रूवमेंट करने के लिए चलाए गए थे, कहीं के एजुकेशन को इम्प्रूवमेंट करने के लिए चलाए गए थे, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक हमारा क्या होता है, एंड अब इसके बाद हम जो समझेंगे अगला टॉपिक हमारा क्या है, हेल्थ, उसको भी जरा समझते हैं। देखो अगला जो इसके अंदर आता है हेल्थ, हेल्थ की बात करते हैं, किसी भी पर्सन की जो हेल्थ होती है, जैसा कि मैंने समझाया, अगर किसी पर्सन की हेल्थ अच्छी है, किसी पर्सन की हेल्थ अच्छी है तो क्या करें, उसके काम करने की जो एफिशिएंसी रहेगी, उसकी जो प्रोडक्टिविटी रहेगी क्या रहेगी, है ना। जब किसी पर्सन की हेल्थ क्या रहेगी, जब किसी पर्सन की हेल्थ ऑफ पर्सन इज गुड, तो देन क्या रहेगा, वो एनर्जेटिक रहेगा, क्या रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा, ठीक है, एनर्जेटिक रहेगा। उसकी प्रोडक्टिविटी क्या रहेगी, हाई रहेगी, उस पर्सन की क्या रहेगी, प्रोडक्टिविटी हाई भी रहेगी, ठीक है। साथ में उसके काम करने की एफिशिएंसी भी क्या रहेगी, हाई रहेगी। तो कहीं ना कहीं एक एजुकेशन एक हेल्थ क्या होता है, एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जैसे एजुकेशन वैसे हेल्थ भी एक फैक्टर है। देखो अगर कंट्री के अंदर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना तो हमें एक फ्री हेल्थ फैसिलिटी लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी, वो भी अच्छी क्वालिटी की हेल्थ फैसिलिटी, क्योंकि कंट्री की अगर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना तो हमें पर्सन्स को हमें क्या करना, उनके हेल्थ के जो उनके मेडिकल केयर हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि जब पर्सन की हेल्थ अच्छी होती है तो कभी कभी हमने देखा ना, जब हमारी हेल्थ बहुत अच्छी होती है तो हमें ना किसी काम को करने में बहुत मजा भी आता है, हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी और नए नए आइडिया भी डेवलप होते हैं। जब हम बीमार होते हैं तो हमें काम करने में भी बहुत मन सा नहीं लगता है, बहुत ढीला ढीला सा, बॉडी के अंदर ऐसा लगता है एनर्जी ही नहीं है ना, बहुत ढीला ढीला सा लगता है, हम ऐसा लगता है कि कोई काम करने में मन नहीं, क्या हमारी प्रोडक्टिविटी उतनी रहती है, अरे नहीं रहती है,
क्या रहती है, नहीं रहती। साथ में क्या होता है कि हमारे जो इनोवेटिव आइडियाज हमारे दिमाग में ढंग से वर्क नहीं करते कि हमारे अंदर कोई इनोवेटिव आइडियाज आ सके, हम कुछ न्यू इन्वेंट कर सकें। तो कहीं कि एक हेल्थ एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं हम हेल्थ के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे करें। इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ, देखो हेल्थ इन्वेस्टमेंट किन किन थ्रू से किया जा सकता है। एक तो भैया हॉस्पिटल बनाओ, क्या बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, है ना, हॉस्पिटल देंगे। एक तो हेल्थ इंप्रूवमेंट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंप्रूवमेंट इन न्यूट्रिशन, हमें न्यूट्रिशन में भी क्या करना पड़ेगा, इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं इंप्रूवमेंट इन न्यूट्रिशन की हम बात करते हैं, हमें न्यूट्रिशन में भी क्या करना पड़ेगा, इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। अगर मैं और बात करूं, अगर मैं और चीजें में बात करूं तो और चीजें इसके अंदर क्या हो सकती है, जैसे कि मैंने बोला इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ हो गया, जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, इंप्रूवमेंट इन न्यूट्रिशन हो गया। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हर एरिया में छोटे छोटे हॉस्पिटल भी क्या करना पड़ेगा, मतलब हर एरिया में हमें हॉस्पिटल्स हमें डेवलप करना पड़ेगा। हमें डॉक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि इलाज कौन करेगा भैया, डॉक्टर्स ही तो करेंगे। तो डॉक्टर्स में क्या हमें सारी चीजें इंप्रूवमेंट करनी, हमें चीजों में क्या करनी चाहिए, हमें इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और किसी भी ह्यूमन की हेल्थ को हमें क्या करना है, इंप्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, अगर हम इन चीजों में इंप्रूवमेंट करेंगे, अगर हम इन चीजों में इंप्रूवमेंट करते हैं, इससे क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्स भी क्या होंगे, इंप्रूव होंगे। इससे ह्यूमन रिसोर्स में भी क्या होगा, इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये भी टॉपिक हमें क्लियर होता है। अब हम अगला टॉपिक हम देखते हैं। देखो अगला टॉपिक आता है अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, नेक्स्ट एंड लास्ट। ठीक है, अगला टॉपिक हमारे पास क्या आता है, अनएम्प्लॉयमेंट की हम बात करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, देखो अनएम्प्लॉयमेंट होता है क्या, देखो दो टर्म्स होती है, एक तो एम्प्लॉयमेंट होती है, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट। देखो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जो एकदम स्वस्थ है, एकदम ठीक है, फिजिकली भी ठीक है, वो काम करने के एबल है बट उसे जॉब नहीं मिल रही। जैसे कि कोई भी पर्सन जो काम करने योग्य तो है लेकिन उसको काम मिल नहीं रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, बेसिकली हम क्या बोलते हैं, पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, पीपल हु आर willing to work but लेकिन देखो पीपल क्या है, पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, काम करने की योग्य तो है, काम करने की क्या है, योग्यता है, बट काम ढूंढ नहीं पा रहा है। ठीक है, पीपल हु आर मतलब कि विलिंग टू वर्क एट द गोइंग at the going wages। ठीक है, going wages। ठीक है, cannot find job, but job नहीं, cannot find job। ठीक है, क्या है ऐसा कोई भी पर्सन किसी भी कंट्री के अंदर जो काम करने की योग्य है बट वो काम ढूंढ नहीं पाता है, मतलब काम करने की योग्य तो बस काम मिल नहीं रहा है या ढूंढ नहीं पा रहा है। ढूंढना क्या है, मतलब काम मिल ही नहीं रहा बेसिकली। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट बहुत बेसिक है, ऐसा कोई पर्सन जो भैया एकदम फिट है, मतलब कि एकदम स्वस्थ भी है, लेकिन बात क्या है, काम उसे मिल नहीं रहा है, काम उसे कोई मिल नहीं रहा है, तो इस क्या बोलते हैं, उसको बोलते भैया ये पर्सन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है। देखो अनएम्प्लॉयमेंट को भी ना हम इसको ना दो कैटेगरी, इसके टाइप्स को ना दो कैटेगरी अंदर समझते हैं। देखो हर हमारे कंट्री के अंदर दो एरियाज है, एक तो रूरल एरिया है, एक अर्बन एरिया है। ठीक है, एक तो रूरल एरिया, एक अर्बन। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि हम ना अनएम्प्लॉयमेंट को ना दो कैटेगरी अंदर पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। ठीक है, एक तो भैया देखो इसके टाइप्स की बात करें तो हमने क्या करा, इसके टाइप्स एक तो रूरल के बेसिस पे बांटा है, कौन सा है, रूरल एरिया। ठीक है, अगला जो इसके एरिया आता है अर्बन, कौन सा एरिया, अर्बन एरिया में हमने बांटा है। देखो रूरल एरिया में दो तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के, यहाँ पे हमें दो तरह के देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक होता है सीजनल, एक कौन सा होता है, एक होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, एक क्या होता है डिसग्यूज्ड, क्या होता है डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो तरह के देखने को मिलते हैं, एक तो सीजनल मिलता है, एक क्या मिलता है इसके अंदर हमें डिसग्यूज्ड मिलता है। देखो
सीजनल का मतलब क्या होता है, जब कोई भी पर्सन, देखो सीजनल जैसे कि जब कोई भी पर्सन, जैसे कि पूरे साल के अंदर 12 महीने, जैसे मैंने 6 महीने काम किया, 6 महीने में खाली बैठा, जैसे कि तुम देख सकते हो कोई ना कोई ऐसा काम होता है। जैसे कि हम बात करते हैं एग्रीकल्चर में जाकर हम देखते हैं, एग्रीकल्चर तुम देखो जो कुछ फार्मर्स होते हैं, 3 महीना फार्मिंग किया, फिर 3 महीना खाली, फिर 3 महीना खेती की, फिर 3 महीना खाली। तो ये क्या होता है, सीजनल वर्क करते हैं। तो ये क्या होता है, इसी को बोलते हैं सीजनल। मतलब कि पूरे साल के अंदर कुछ टाइम काम किया, कुछ टाइम तुम खाली बैठे, सीजन टू सीजन वर्क करना। जैसे सीजन, जैसे कि अब तो ठीक है, अब तो चीजें चेंज हो रही है, बट पहले क्या होता था, जैसे कि जो आइसक्रीम मैन होता था, जैसे कि आइसक्रीम, जैसे हम किसी और पर्सन की बात करें, जैसे मतलब मोस्टली एग्रीकल्चर के एग्जाम्पल्स होते हैं, बट अगर मैं बात कर लूँ, अगर जैसे कि मैं एक ऐसे एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि आइसक्रीम है, तुम्हें पता है आइसक्रीम कब बिकती है सबसे ज्यादा, मतलब कब बिकती है, गर्मियों में बिकती है। तो गर्मी में मैं क्या करूँ, पूरी गर्मी में काम करूँ। अब जैसे ठंडे टाइम में, ठंडी में आइसक्रीम बिकती है, मैं ठंडी में खाली बैठा, तो ये क्या है, ये तो सीजनल वर्क है। सीजनल वर्क का मतलब बेसिकली सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब यही होता है कि पूरे साल में कुछ टाइम आपने काम किया और कुछ टाइम आप क्या बोलते हैं, खाली बैठे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो व्हेन पीपल आर नॉट, तो हम बोल सकते हैं when people are not able to, people मतलब इसीलिए बोलते हैं ऐसा, कोई भी people are not able to find a job, ठीक है, people are not able to find job, find job, find job, find job, find job, find job, some month in the year, ठीक है, समझ आया। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेसिकली क्या होता है, जब कोई भी पर्सन क्या होता है, जॉब फाइंड नहीं कर पाता, पूरे साल के कुछ महीने जॉब उसे नहीं मिलती, तो उसको हम क्या कहते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसके एग्जांपल एग्रीकल्चर वाले मोस्टली एग्जांपल्स दिए जाते हैं, तो वही एग्जांपल मैंने देखो उससे समझाया, ठीक है। अगला आता है डिसग्यूस्ड। अगला कौन सा आता है, डिसग्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट की जैसे हम बात करते हैं। डिसग्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, देखो डिसग्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, तुमने देखा जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे हम समझते हैं एक खेत है, एक क्या है, जैसे कि इसको भी हम जरा एग्रीकल्चर के पर्पस से ही समझेंगे। एक खेत है, एक खेत के अंदर क्या होता है, जैसे कि खेत है, मतलब कि एक खेत है, एक खेत के अंदर भैया कम से कम जैसे कि गेहूं, मतलब जैसे कि मैं इसके अंदर वीट के मैं क्रॉप्स में ग्रोन करूँ, तो मुझे खेत के अंदर काम करने के लिए बस एक और एक, मतलब बेसिकली 2 आदमी की जरूरत है। कितने लोगों की रिक्वायरमेंट, मुझे 2 लोगों की मुझे क्या है, रिक्वायरमेंट है, ठीक है, 2 लोगों की मुझे रिक्वायरमेंट है। बट इसके अंदर फिर भी मैं 3 लोग और रख के काम करा रहा हूँ, 3 लोग रख के और काम करा रहा हूँ, तो इसके अंदर मैं टोटल कितने लोगों से काम करा रहा हूँ, मैं 5 लोगों से काम करा रहा हूँ। अरे हाँ, करा रहा हूँ काम। देखो 2 लोग काम कर रहे हैं, फिर भी भैया गेहूं 10 ही बोरी निकल रहा है, 5 लोग के आके काम करे फिर भी 10 ही बोरी। कहने का पॉइंट क्या है, जरा समझते हैं, आराम से जरा समझेंगे। एक खेत है, खेत के अंदर 2 लोग हैं, 2 लोगों की मुझे रिक्वायरमेंट है। देखो 2 लोग काम करेंगे फिर भी मेरे 10 ही बोरे उगेंगे। अगर 10 लोग क्या 50 लोग रखो फिर भी 10 ही बोरे उगेंगे, अब सिंपल बात है। तो 2 लोग काम करो फिर भी मुझे 2 लोग की रिक्वायरमेंट 10 ही, मैं वीट के मैं क्या कर पा रहा हूँ, मुझे वीट 10 यूनिट में प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ। लेकिन 2 की जगह मैं 3 लोग रख के काम कर रहे हैं, क्या रखे 3 लोग मेरा और हायर के, टोटल नंबर ऑफ लोग कितने काम कर रहे हैं, 5। तो इनमें से भैया रिक्वायरमेंट कितनी है, 2 है, लेकिन जो 3 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं ना, इसी को हम कहते हैं डिसग्यूस्ड। क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं डिसग्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। आया समझ, इसी को हम क्या कहते हैं, डिसग्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, इसी को हम कहते हैं डिसग्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। बहुत बेसिक सी बात है, ठीक है। तो ये ज्यादातर हमें क्या देखना, जैसे कि तुम गांव में खेतों में देखो, गांव में जाओगे तो वहाँ जो फार्मर्स होते हैं एक ही फैमिली के 5-5 6-6 मेंबर एक ही खेतों के अंदर काम कर रहे हैं, जबकि भी रिक्वायरमेंट 2-3 के, लेकिन फिर भी लोग 6 लोग कभी 7 लोग कभी काम करते, तो जो एक्स्ट्रा जो 3-4 लोग काम कर रहे हैं ना, उसी को हम क्या कहते हैं, डिसग्यूस्ड। क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं डिसग्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, काफी इजी था, है ना, बहुत इजी था, इजी टू अंडरस्टैंड, समझ भी आ भी गया होगा सारी चीजें, ठीक है। तो इसको मैं नोट करा देता हूँ, डिसग्यूस्ड का क्या है। तो इसके अंदर क्या होता है, मोर पीपल आर एम्प्लॉयड। जब क्या होता है, मोर पीपल क्या होते हैं,
एम्प्लॉयड होते हैं, मोर पीपल आर एम्प्लॉयड एक्चुअली नीडेड। हमें जितनी जरूरत है उससे ज्यादा लोग काम करते हैं, तो उससे ज्यादा, ऐसे कि दो की जगह मैंने 5 लोग, तो जो 3 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे थे उस काम के अंदर, है ना, 3 लोग जो एक्स्ट्रा काम कर रहे थे उस काम के अंदर, उसी को हमने क्या बोला, डिसग्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोला। ठीक है, ये तो हमें रूरल के अंदर में 2 ही देखने को मिलता है, एक तो हमें सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट काफी देखने को मिलेगा, एक तो तुम्हें डिसग्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट काफी देखने। तो ये अर्बन के अंदर कौन सा भाई, अर्बन में तो कौन सी खेती हो रही है, कौन सा क्या हो रहा है, अर्बन तो सिंपल सा क्लियर है, अर्बन के अंदर हमें सीजनली देखने को मिलता है, डिसग्यूस्ड में देखने को नहीं मिलता, मतलब है, लेकिन उतना, लेकिन अर्बन के अंदर हमें कैसा देखने को मिलता है, अर्बन के मिलता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन के अंदर हमें कैसा देखने को मिल रहा है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट में ज्यादा देखने को मिलेगा, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ये है क्या, देखो एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट बोले वह पर्सन या कोई भी पर्सन जो क्या है, एजुकेटेड बट कैन नॉट फाइंड टू जॉब, कैन नॉट फाइंड टू जॉब, मतलब कि उसकी एजुकेटेड को प्रॉब्लम क्या, एजुकेटेड, लेकिन एजुकेटेड के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट वो पर्सन है जैसे जितनी उसके पास इंफॉर्मेशन, जितनी जिस हिसाब से उसके पास नॉलेज, उसके उस नॉलेज के हिसाब से उसे काम नहीं मिलता, तो वो क्या होता है, कैन नॉट फाइंड टू अ जॉब। ठीक है, अपने एजुकेटेड जिस चीज में उसने अपनी एजुकेशन ली है या जिसमें उसके पास नॉलेज, उस नॉलेज के अकॉर्डिंग उसे कोई काम नहीं मिलता है ना, तो उसको हम कहते हैं भैया एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। क्लियर, ठीक है, तो हमें रूरल के अंदर कैसे, जैसे दोबारा से चीजें कर लेता हूँ डिटेक्ट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या था, पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब, मतलब पर्सन एकदम बढ़िया है, स्वस्थ है, लेकिन उसे काम नहीं मिल पा रहा, तो उसे हम बोल देते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट को हमने 2 हिस्सों में तोड़ दिया, तो हमने बोला रूरल एरिया के बेसिस पे होता है, एक तो भैया अर्बन एरिया में हमें देखने को मिलता है, रूरल एरिया के अंदर हमें 2 मिलता है, सीजनल और डिसग्यूस्ड। सीजनल के अंदर व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब सम मंथ ऑफ इन द ईयर, सम मंथ ऑफ द ईयर, सम मंथ ऑफ द ईयर। ठीक है, सम मंथ ऑफ द ईयर के अंदर कुछ जॉब को नहीं मिल पा रहा है उससे कुछ महीने, तो हम उसको बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, कि कुछ महीने काम किया, कुछ महीने खाली बैठा, तो वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। डिसग्यूस्ड, मोर पीपल आर एम्प्लॉयड एक्चुअली, जितनी जरूरत है जरूरत से ज्यादा अगर लोग काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा लोग काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा लोग को हम क्या बोलते हैं, डिसग्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। उसके बाद आता है अर्बन। अर्बन के अंदर हमें कैसा मिलता है, अर्बन के अंदर मिलता है हमें कौन सा मिलता है, हमें एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, मतलब ऐसे पर्सन जो एजुकेटेड बस जॉब नहीं मिल पाया, तो हम बेसिकली उससे क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें क्लियर हो गई, तो ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, है ना। और कोई भी अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।